आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लास्ट के मिले अहम सबूत। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए धमाके के मामले में जांच एजेंसियों को एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा है। सूत्रों के अनुसार आतंकी संगठन अपने विदेशी हैंडलर्स से इनक्रिप्टेड रूट के माध्यम से संवाद करते थे और इसी के माध्यम से उन्हें आदेश भी मिलते थे। इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि अमोनियम नाइट्रेट ऑक्साइड और फ्यूल ऑयल जैसे पदार्थों से तैयार किए जाने वाले विस्फोटक को आतंकी शिपमेंट और पैकेज जैसे कोड वर्ड से संबोधित करते थे। जांच एजेंसियों ने आतंकियों के फोन से इन कोड वर्ड्स को बरामद किया है, जिससे उनके संचार के तरीके का पर्दाफाश हुआ है। यह पता चला है कि आतंकी डॉक्टर को इस विस्फोटक सामग्री को तैयार करने का काम करता था। जो डॉक्टर था वो इस सामग्री को तैयार करने का काम करता था। इन विस्फोटक को शिपमेंट और पैकेज के नाम से पुकारता था। इस प्रकार के कोडवर्ड का इस्तेमाल ये दर्शाता है कि आतंकी संगठन अपनी गतिविधियों को छिपाने और सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए किस हद तक सुनियोजित तरीके से काम कर रहे थे। इनक्रिप्टेड संचार माध्यमों का उपयोग उन्हें अपनी योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में मदद करता था, जिससे उनकी पहचान और गतिविधियों पर पता लगाना एजेंसियों के लिए और भी कठिन हो जाता था। तो दिल्ली धमाके में नया खुलासा हुआ है। इनक्रिप्टेड संदेश वाहक के माध्यम से ये बातचीत करते थे। विस्फोटक का शिपमेंट और पैकेज कोडवर्ड में नाम लेते थे ताकि किसी तरीके की कोई संभावना जो है वो ना हो। दिल्ली से धमाके में नया खुलासा सामने आया है। किसी प्रकार का शक ना हो इसके लिए विस्फोटक का शिपमेंट और पैकेज कोडवर्ड के नाम से संबोधन करते थे। आतंकी विदेशी हैंडलर से करते थे बातचीत। तो इनक्रिप्टेड संदेशवाहक के माध्यम से ये आतंकी बातचीत करते थे। विस्फोटक को शिपमेंट और पैकेज कोडवर्ड के नाम से नाम इस्तेमाल करते थे ताकि किसी तरीके की कोई जानकारी लीक ना हो और सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दिया जा सके। अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली विस्फोट में अहम जो जानकारी सामने आई है, जो आतंकी हैं वो विदेशी हैंडलर से इनक्रिप्टेड जो है वो सोर्सेज से संवाद से बातचीत करते थे। इसके अलावा जो विस्फोटक था उसको कोडवर्ड में बात करते थे, शिपमेंट पैकेज इस तरीके का कोडवर्ड इस्तेमाल करते थे ताकि किसी को शक ना हो, सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दिया जा सके। क्या कुछ इस पर अहम जानकारी सामने आ रही? देखिए मनोज, दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर हुए कार धमाके में जो अब तक अपडेट आई है और उसमें खासकर जो सबसे मुख्य संदिग्ध के तौर पर जिसको सामने अब लाया जा रहा है और जिसकी पूरी सैंपलिंग के साथ डीएनए टेस्ट में सामने आया है, डॉक्टर उमर उन नबी। ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा के कोटी गांव का रहने वाला था और उसके अपडेट के हिसाब से कहा गया कि इसका साथी एक और डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर मुजम्मिल। ये दोनों पासपोर्ट के जरिए विदेश यात्रा किए गए थे और जब वहां ये यात्रा की थी और यात्रा के बाद जब दोनों ये वापस आए थे तो इनके द्वारा एक ग्रुप बनाया गया था टेलीग्राम्स ग्रुप में, और टेलीग्राम्स ग्रुप से लौटे जो तुर्की में जो हैंडलर बैठा था तो तुर्की हैंडलर से ये टेलीग्राम ग्रुप से बात करते तो वहां पर इन पर कोड वर्ड में बात होती है। तुर्की हैंडलर से इनको सारे निर्देश आते थे, कहाँ कब कैसे किस चीज की व्यवस्था करनी है, कब कहाँ कैसे इनको अंजाम देना है, कब कहाँ पर किस आतंकवादी घटना को लेकर इनको रेकी करनी है, ये तमाम चीजों को लेकर और वहां के फोटोग्राफ्स को लेकर तमाम कोड वर्ड में ये सब इस टेलीग्राम के 2 ग्रुपों में बातचीत होती है। जो डॉक्टर उमर उल नबी है ये जैसे मोहम्मद का जो हैंडलर है पाकिस्तान में उससे भी जुड़ा था और ये 3 केंद्रों पर काम देख रहा था। जैसे मोहम्मद के तरफ से डॉक्टर उमर, पहला ये था कि दिल्ली, दूसरा फरीदाबाद, तीसरा इसलिए लखनऊ का केंद्र बताया जा रहा है। ये सेंडिंग काम करता था और इसी कनेक्शन में डॉक्टर शाहीन थी जो जैसे मोहम्मद की महिला विंग का काम देखती थी और इसी के साथ एक डॉक्टर अहमद थे। तो ये 4 डॉक्टर था और इसमें खास चीज ये हैंडल तुर्की से हैंडल किया जा रहा था।
तुर्की हैंडलर्स में निर्देश दिए जा रहे थे कि अपने डॉक्टर पेशे का पूर्णतः इस्तेमाल करें, ताकि डॉक्टर पेशे के होने की वजह से इनको किसी भी तरह के केमिकल को लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, जो इकट्ठा करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन 1 पर जो कार बम धमाका हुआ, उससे एक दिन पहले ही फरीदाबाद से करीब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था। उसमें भी बताया जा रहा है डॉक्टर उमर का ही हाथ था, उसी ने अपने डॉक्टर पेशे का इस्तेमाल करके इसको इकट्ठा किया था। तमाम ऐसी चीजें हैं। और उसके बाद जब खुफिया एजेंसी डॉक्टर उमर के घर कश्मीर के पुलवामा के कोयल गांव पहुंची थी, जब वहां वो बात की गई, पूछताछ की, तो वहां के सभी लोग कह रहे थे बहुत ही सीधा साधा और अंतर्मुखी वक्ता, कभी बोलता नहीं था। हाँ, दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद की यात्रा ज्यादा करता था। और तुर्की का जो पासपोर्ट है, उस पर यात्रा के सारे अपडेट्स हैं कि इसके साथ डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने तुर्की की यात्रा की, जहां इनका बैठा हैंडलर दोनों को निर्देश टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा था। और कहा यह भी जा रहा है तो जो डॉक्टर मॉड्यूल के आधार पर ये लोग जो काम कर रहे थे, इसमें 9 से 10 सदस्य शामिल थे, जिनमें 5 से 6 डॉक्टर शामिल थे। तो जो डॉक्टर मॉड्यूल के आधार पर ये नई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना चाहते थे, और इनकी जो प्लानिंग थी वो दीपावली के अवसर पर अंजाम देना, लेकिन उस समय ये नाकाम रहे। ये व्यवस्थाएं नहीं कर पाए, रेकी नहीं कर पाए थे, और तमाम चीजों की इनके पास कमी होने की वजह से ये दीपावली के अवसर पर भीड़ भाड़ वाले जो इलाके और मार्केट थे, वहां चूके। उसके बाद इन्होंने जब ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और जब विस्फोटक पदार्थ हर जगह से बरामद होने लगे, तो उसकी हड़बड़ी में इन्होंने ये दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर एक धमाका किया। और इसका ये अंजाम ये हुआ कि डॉक्टर उमर उसी में रहा है, जो कि डीएनए सैंपल से ये उसकी मां के सैंपल से मैच किया गया, तो ये खुफिया एजेंसियों ने तय किया। और इसी को मुख्य संदेश के तौर पर ये मान के चल रही है। और अब जो आगे खुफिया एजेंसी जांच कर रही है, उन सभी की सभी खुफिया एजेंसियों में डॉक्टर उमर को ही मुख्य संदेश के तौर पर मानकर आगे की सारी जो जांच है वो केंद्रित होती जा रही है। जो 5 से 6 डॉक्टर और हैं, उनमें कई लोगों की गिरफ्तारी यानी हिरासत में लिया जा चुका है, पूछताछ हो रही, कई और अभी गिरफ्तार होना बाकी है। और जो तुर्की हैंडलर से जो हैंडल किए जा रहे थे, उसमें 9 से 10 सदस्य हैं, उनमें भी कुछ लोगों की भी गिरफ्तारी होना बाकी है। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आतंकी हैंडलर्स से बातचीत करते थे, इनक्रिप्टेड संदेश वाहक के माध्यम से ये आरोपी जो बातचीत करते थे दिल्ली धमाके में, ये नया खुलासा सामने आया है। कोडवर्ड में बातचीत करते थे, विस्फोटक का नाम शिपमेंट और पैकेज के रूप में इसका नाम इस्तेमाल करते थे। और अब हम बात करेंगे ब्लास्ट में इस्तेमाल चौथी कार बरामद। दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने अब आतंकियों की चौथी संदिग्ध कार का भी सुराग लगाया है। सिल्वर कलर की ये मारुति ब्रेजा फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी की पार्किंग में खड़ी मिली है। एटीएस और एनआईए की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। अधिकारियों ने मौके पर बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम को बुलाया है, जो इस गाड़ी की जांच में जुट गए हैं। सूत्रों के अनुसार ये ब्रेजा कार भी डॉक्टर उमर नबी की मूवमेंट और नेटवर्क से जुड़ी बताई जा रही है, जो सोमवार को हुए रेड फोर्ट ब्लास्ट का मुख्य आरोपी था। यह ब्रेजा कार भी उसी डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर है, जिसकी एक और कार छापेमारी के दौरान पकड़ी गई थी। उसमें पुलिस को असॉल्ट राइफल मिली थी और अब एक और कार जो ब्रेजा है वो बरामद हुई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की पार्किंग में कार मिली है। आतंकी साजिश के ये नए खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं। तो ब्लास्ट में इस्तेमाल चौथी कार भी बरामद हुई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की पार्किंग में मिली ये कार। और अब हम बात करेंगे मतगणना की तैयारी, उत्साह भारी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की मतगणना शुक्रवार को है। सुबह 8 बजे से इसकी मतगणना ये शुरू होगी। इस बार 2 चरणों में मतदान हुआ था। 243 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत है। प्रशासन ने सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस बार चुनाव 2 चरणों 6 और 11 नवंबर को हुए और दोनों ही चरणों में रिकॉर्ड वोट पड़े हैं। आपको बता दें कि 243 सीटों के नतीजों को लेकर राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है और सभी दल उम्मीदवार पूरे जोश और खरोश के साथ नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी रखने पर जोर दिया जा रहा है।
तो देश भर की इन परिणामों पर नजर है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। तो बिहार चुनाव के नतीजों का अब इंतजार किया जा रहा है। 9:15 बजे से नतीजों का जो रुझान है वो आना शुरू हो जाएगा। देश भर की नजरें इन परिणाम पर, बिहार के परिणामों पर टिकी हुई हैं। बिहार के 46 केंद्रों पर मतगणना आयोजित की जाएगी। और अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ शराब घोटाला संपत्ति कुर्क। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की चल रही जांच के तहत बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA के 2000 के प्रावधानों के तहत की गई है। ईडी के अनुसार कुर्क की गई संपत्तियों में 59.96 करोड़ रुपए की 364 आवासीय भूखंडों और कृषि भूमि के रूप में अचल संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा 1.24 करोड़ की चल संपत्तियां बैंक बैलेंस और समाधि जमा के रूप में पाई गई हैं। ये कदम छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामलों की जांच के दौरान उठाया गया है। वहीं ईडी की कार्रवाई से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की संपत्ति कुर्क हुई है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का यह मामला, ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे पर शिकंजा कसा है। 61.2 करोड़ की संपत्ति चैतन्य बघेल की कुर्क की गई है। इसके अलावा चल संपत्ति को भी जब्त किया गया है। ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का ये मामला तो ईडी के अनुसार कुर्क की गई संपत्तियों में 59.96 यानी कि लगभग 60 करोड़ रुपए की 364 आवासीय भूखंडों और कृषि भूमि के रूप में अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनको कुर्क किया गया। इसके अलावा 1.24 करोड़ की चल संपत्तियां जिसमें बैंक बैलेंस और समाधि जमा के रूप में पाई गई हैं, इसको भी कुर्क किया गया है, जब्त किया गया। ये कदम छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले की जांच के दौरान उठाया गया है। वहीं ईडी की कार्रवाई से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की चल और अचल संपत्तियां लगभग 64 लाख की संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई। 61.2 करोड़ की संपत्ति अचल संपत्ति, साथ ही चल संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे पर शिकंजा कसा है। और अब हम बात करेंगे महत्वाकांक्षी रोड मैप कृषि को महत्व। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कृषि भवन सभागार लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री के विकसित उत्तर प्रदेश 2047 संकल्प के तहत कृषि क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप और लक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। सरकार ने कृषि से वर्ष 2047 तक $1 ट्रिलियन का योगदान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रौद्योगिकी, भूमि सुधार और उत्पादकता वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश की फसल सघनता को वर्तमान 182% से बढ़ाकर 250% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही विभिन्न फसलों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि का भी लक्ष्य है। गेहूं की उत्पादकता 41 से बढ़ाकर 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। धान की उत्पादकता 30 से बढ़ाकर 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मक्का की उत्पादकता 29 से बढ़ाकर 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। शाही ने कहा कि किसानों की आय 3 गुना करने के लिए 20% फसल विविधीकरण का लक्ष्य है, जिसके तहत मक्का, दलहन, तिलहन और उच्च मूल्य स्वास्थ्य फसलों का खेती को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है और दिया जाएगा। प्रोत्साहित किया जा सकता है और उसका भविष्य और उसकी प्रैक्टिस के बारे में कि कौन सी प्रैक्टिसेज उसको बढ़ाई जा सके, इस पर विचार विमर्श होना है और उनके बारे में उनसे सुझाव लेना है। इसके लिए भी जो उसके अनुभवी क्षेत्र के लोग हैं उनको हम उसके भीतर आमंत्रित कर रहे हैं। इस प्रकार से फार्म मैकेनाइजेशन
कि आज ज़रूरत इस बात की है कि गाँव में श्रम करने वाले लोगों की कमी को देखते हुए खेतीहर काम कैसे किए जा सकते हैं, तो उसके लिए आसान कृषि यंत्रों को कैसे विकसित किया जाए और जो खेती के लिए उपयोगी हैं, फार्म मैकेनाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, खेती का विविधीकरण, जैसे विगत वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो प्रयास किया, उसकी वजह से प्रदेश में बड़े पैमाने पर केमिकल फर्टिलाइजर और अब हम बात करेंगे मां के जनाजे में हत्या। बागपत कोतवाली क्षेत्र में आज दिन दहाड़े हत्या की एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। अपनी मां के इंतकाल के बाद जनाजे में शामिल होने आए एक युवक नफीस को उसी के परिवार के लोगों ने घेर कर ईंटों से पीट कर कुचल कर मौत के घाट उतार दिया। इस निर्मम हत्या की मुख्य वजह मृतक नफीस का प्रेम विवाह बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मृतक नफीस ने करीब 6 साल पहले अपने चाचा की ही पत्नी हीरो से प्रेम प्रसंग के चलते कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस विवाह के बाद से ही दोनों परिवार के बीच रंजिश चल रही थी। विवाह के बाद नफीस सहारनपुर में रहकर मजदूरी कर रहा था। नफीस की मां का इंतकाल हो गया था, जिसके चलते वह जनाजे में शामिल होने के लिए अपने घर वापस आया था। बताया जा रहा है कि जब नफीस अपनी मां के जनाजे के पीछे जा रहा था, तभी उसके कुनबे के लोगों ने उसे घेर लिया और पुरानी रंजिश के चलते ईंटों से उस पर हमला शुरू कर दिया। हमले में नफीस की मौके पर ही मौत हो गई। दिन दहाड़े हुई इस हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया। मृतक नफीस के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कोतवाली और सरकारी अस्पताल में घंटों जमकर हंगामा किया। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे मामले की गहनता से तफ्तीश की जा रही है। ये घटना कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग की तरफ इशारा कर रही है और पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। भाई है, क्या नाम है? नाम है जी इसका। जी ये बाहर जा रहा था जी काम पे 5-6 साल से। जी मेरी माँ का इंतकाल हो गया आज सुबह। जी ये कब्रिस्तान में आया था जी माँ का पीछा करने, और जी नमाज पढ़ने के बाद ये पीछे वजू करता रह गया जी। हम अंदर चले गए और उसके बाद ये जैसे मन से लिखड़ा से वहीं दाब लिया जी। इसके ईंट बजाई मेरे चचेरे भाइयों ने जी। क्यों बजाई, क्या रंजिश थी? जी ये पुरानी रंजिश थी। जो हमारा चाचा का लड़का है बड़े वाला, उसकी घरवाली का इसका लव मैरिज था जी। इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी। ये रंजिश थी। तो प्रेम विवाह हत्या का कारण बना है। रिश्ते में चाची से शादी करना मृतक को महंगा पड़ा। मां के जनाजे में शामिल होने आए युवक की हत्या कर दी गई। प्रेम विवाह हत्या की वजह बनी। परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। कुलदीप हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, आप मां के जनाजे में शामिल होने आए युवक की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई है, क्या है ये पूरा मामला? जी मनोज, आपको बता दूं पूरा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक जो भतीजा था, चाचा का भतीजा था, तो उसने ही अपनी चाची के साथ निकाह कर लिया था और आज उसकी मां का देहांत हुआ था। तो वह जनाजे में शामिल होने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन तभी चाचा को जब पता लगा तो चाचा ने जो है ईंटों से पीट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद पूरी मामले की जांच की जा रही है और जांच करने के बाद कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन मनोज, सबसे बड़ी बात इसमें सोचने वाला विषय यह होगा कि जब 6 साल पहले इसने निकाह किया था अपनी ही चाची से, तो निकाह करने के बाद ये सहारनपुर गया और सहारनपुर में इसने मतलब मजदूरी करता था। तो आज जैसे ही इसकी माँ का मतलब इंतकाल हुआ, तो इंतकाल होने की सूचना उसको पहुंची तो वह जनाजे के लिए यहाँ पर पहुंचा है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि जो मौत ही उसको यहाँ पर लेकर आ गई और ईंटों से पीट कर जैसे निर्मम हत्या हुई है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़े सवाल खड़े करती है। क्योंकि वहां पर जो लोग थे, के रिश्तेदार थे, उनके परिवार के लोग थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया और उसने वहीं पर ही घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। नफीस नाम का ये युवक था जिसकी हीरो से शादी हुई थी। हीरो एक उसकी पत्नी थी जो जिसको चाची कहा जाता था, उसकी चाची लगती थी वो। तो उसी दौरान उसकी हत्या हुई है और हत्या के बाद पूरा माहौल जो था
वो गमगीन हो गया और उसके बाद वहां पर जो लोग थे वहां पर लोग पहुंचे, पुलिस सूचना पर पुलिस पहुंची है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी मनोज। निश्चित रूप से कुलदीप, लेकिन सवाल बड़े ये इसलिए उठते हैं कि क्योंकि मां की शादी में, माफ कीजिएगा, मां के जनाजे में शामिल होने आया था युवक। इस दौरान उसके परिवार के सभी लोग वहां मौजूद रहे होंगे, रिश्तेदार मौजूद रहे होंगे, तमाम आसपास पड़ोस के लोग मौजूद रहे होंगे। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जो लोग उसमें जा रहे थे, किसी ने उसको बचाने की जहमत नहीं उठाई। जो ये आरोपी थे ये आते हैं, उसको घेरते हैं, ईंटों से हमला करते हैं, कुचल कर उसकी हत्या कर देते हैं। तब तक किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की और बाद में परिजन कोतवाली और अस्पताल में हंगामा करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, आपको बता दूं मैं जिस समय मतलब 6 साल पहले इसने अपनी चाची के साथ, पहले इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था अपनी ही चाची से, और उसके बाद जो चाचा थे, इसके चाचा को ये रिश्ता जो है वो गवारा नहीं था और उससे ही पहले से ही वो आक्रोशित थे। उसके बाद जैसे ही ये जनाजे में शामिल हुआ तो वहीं पर चाचा भी शामिल था। चाचा ने ही पहले ईंट उठाई और उसके बाद एक और युवक था वहां पर, उसने भी ईंट उठाई और ईंटों से ही पीट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। लेकिन हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद पूरे क्षेत्र के अंदर सनसनी फैल गई, क्योंकि दिन दहाड़े हत्या से ही पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया था। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत सोचने वाला विषय है कि 6 साल पहले जो शादी हुई थी, जो निकाह हुआ था उसका, उसके बाद उस निकाह का बदला लिया गया और हत्या की वारदात में उस नफीस की जान चली गई। बिल्कुल कुलदीप पंडित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रेम विवाह हत्या का कारण बना है और मां के जनाजे में शामिल होने आए युवक को कुचलकर, ईंट से कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। 6 साल पहले अपनी ही सगी चाची से प्रेम विवाह करना उस युवक नफीस को महंगा पड़ा। हालांकि सवाल ये जरूर उठ रहे हैं कि इस तरीके से जनाजे में शामिल लोगों ने उसको बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया, और जब इस तरीके से रंजिश चल रही थी तो ऐसे लोग अगर वहां मौजूद थे, कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं कि सरेआम हत्या हो जाती है और किसी ने उसको बचाने का प्रयास नहीं किया। तो रिश्ते में चाची से शादी करना युवक को महंगा पड़ा और मां के जनाजे में शामिल होने आए उस युवक की निर्ममता से हत्या कर दी गई। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का